ट्रंप को पाकिस्तान से प्यार है। अहमदाबाद विमान हादसे से उठे सवाल, मानसूनी बारिश से कई राज्यों में राहत। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की कलंदाज में। इजरायल और ईरान के बीच का तनाव अब एक पूर्ण युद्ध का रूप ले चुका है। दरअसल दशकों के प्रॉक्सी वॉर के बाद गत 13 जून को इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमले में सीधे सैन्य टकराव को जन्म दे दिया और इस हमले में वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों की मौत के जवाब में ईरान ने भी इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इस संघर्ष के मूल में कई कारण हैं, जिनमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इजरायल की सुरक्षा चिंताएं और मध्य पूर्व में क्षेत्रीय प्रभुत्व की होड़ भी है। इजरायल ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने की आशंका को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। हालिया सैन्य टकराव में इजरायल ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों और सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें अरक हेवी वाटर रिएक्टर भी शामिल है। वहीं ईरान ने इजरायली शहरों जैसे कि तेल अवीव और हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है, जिसमें क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल किया गया है। दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान हुआ है और कई नागरिक भी हताहत हुए हैं। ईरानी मानवाधिकार समूह के अनुसार ईरान में अब तक 650 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 2000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इजरायल में भी ईरानी हमलों से लोग खौफ में हैं। ईरान इजरायल युद्ध में कई बार ऐसा लगा कि अमेरिका भी इजरायल के समर्थन में जंग में कूद सकता है, लेकिन ईरान को लगातार धमकियां दे रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कदम पीछे लेते हुए 2 सप्ताह के लिए खुद को युद्ध से दूर कर लिया। इस बीच रूस और चीन ईरान के समर्थन में आ गए। दोनों देशों ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अमेरिका इजरायल की तरफ से जंग में कूदता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ऐसे में यह मामला और गंभीर हो गया है। जानकारी तो यह भी सामने आ रही है कि चीन से 3 कार्गो विमान ईरान पहुंच रहे हैं, जिनमें हथियार हो सकते हैं। रूस और चीन की चेतावनी के बाद यह तो तय है कि या तो ईरान इजरायल युद्ध थम जाएगा या फिर विकराल रूप ले लेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो तीसरे विश्व युद्ध की भी शुरुआत हो सकती है। वैसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए युद्ध थमने का आसार ज्यादा है और यही मानवता के हित में भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब कौन सा फैसला ले कोई नहीं जानता। दूसरे कार्यकाल में तो वे अपने विवादित फैसलों के कारण ही ज्यादा चर्चा में रहे हैं। ट्रंप के कदम से भारत और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी असहज होना पड़ा है, खासकर तब जब भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का श्रेय ट्रंप ने ले लिया। भारतीय नेतृत्व के विपरीत उन्होंने बार बार यही कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध उन्होंने रुकवाया है, जबकि भारत बार बार इसका खंडन करता रहा है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त कहने वाले ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मेहमान नवाजी कर सबको चौंका दिया। उन्होंने मुनीर को लंच पर बुलाया और कहा कि वह मुनीर से मुलाकात कर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पाकिस्तान से प्यार है। हालांकि ट्रंप के पाकिस्तान पर अचानक उमड़े प्यार को इजरायल ईरान युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के रास्ते ईरान पर हमला कर सकता है। ऐसे में उसको पाकिस्तान के समर्थन की जरूरत होगी, जो कि बिना मुनीर को साधे संभव नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि अमेरिका में ही मुनीर ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। उन्होंने भारत पाक संघर्ष में खुद को विजेता बताने की कोशिश की। वहीं यह भी कहा कि वह 1971 की हार पाकिस्तान कभी भी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि भारत को तोड़कर 1971 की जंग का बदला लेंगे। इस बीच ट्रंप ने मोदी को भी साधने की कोशिश की। G7 समिट में मोदी के पहुंचने से पहले ट्रंप वहां से चले गए थे, लेकिन ट्रंप ने मोदी को फोन लगाकर आधे घंटे से भी ज्यादा बात की। उन्होंने मोदी से यह भी कहा कि कनाडा से लौटते समय वे वॉशिंगटन आए, साथ में खाना खाएंगे, बात करेंगे। हालांकि मोदी ने व्यस्तता का हवाला देते हुए उनके न्योते को अस्वीकार कर दिया। ट्रंप ने मोदी को शानदार व्यक्ति का और भारत के साथ व्यापार समझौते की दिशा में काम करने की बात भी कही है। वहीं भारत में इस मुद्दे पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मुनीर न तो किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष है और न ही किसी सरकार का प्रमुख, वह पाकिस्तान का सेना प्रमुख है और इसके बावजूद उसे ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लंच पर आमंत्रित किया और उसकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर वही व्यक्ति है जिसके भड़काऊ बयानों की पृष्ठभूमि में 22 अप्रैल को पहलगाम में बर्बर आतंकी हमला हुआ और इसे उसी सैन्य तंत्र ने अंजाम दिया जिसका प्रमुख वह स्वयं है। रमेश ने कहा कि यह भारतीय कूटनीति के लिए एक बड़ा झटका है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ट्रंप कभी भी भारत को मुश्किल में डाल सकते हैं। उन पर पूरी तरह भरोसा करना किसी भी सूरत में सही नहीं होगा। हाल ही में 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान AI-171 की दुर्घटना ने भारतीय विमानन सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इस हादसे में विमान में सवार 242 में से 241 यात्रियों की जान चली गई। हादसा टेक ऑफ के महज 32 सेकंड के बाद हुआ।
प्रारंभिक जांच में इलेक्ट्रिकल फेल्यूर या इंजन पावर खत्म होने जैसे गंभीर तकनीकी कारणों की ओर इशारा मिल रहा है। इस भयावह दुर्घटना के बाद भारतीय विमानन क्षेत्र में तकनीकी खराबी के मामले तेजी से सामने आए। पिछले कुछ दिनों में ही कई विमानों में तकनीकी खराबी के कारण आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी प्रमुख एयरलाइंस की उड़ानों में भी ऐसी समस्या देखी गई है। एयर इंडिया की भी कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। यही सिलसिला दर्शाता है कि भारतीय विमानन उद्योग को रखरखाव, तकनीकी जांच और कर्मचारियों द्वारा दी गई जानकारियों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि ब्लैक बॉक्स खुलने के बाद ही अहमदाबाद विमान दुर्घटना का असली कारण सामने आ सकेगा। दूसरी ओर एयर इंडिया के सीईओ और प्रबंध निदेशक कैम्पेबल विल्सन ने 19 जून को कहा कि दुर्घटनाग्रस्त बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का अच्छी तरह से रखरखाव किया गया था और जून 2023 में इसकी बड़ी जांच की गई थी तथा अगली जांच इस साल दिसंबर में निर्धारित की गई थी। उन्होंने कहा कि एयरलाइन अपने 33 बोइंग 787 विमानों का गहन सुरक्षा निरीक्षण कर रही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी अब विमान सुरक्षा नियमों को सख्त करने पर जोर दे रहे हैं। नए मसौदा नियम हवाई अड्डों के आसपास बाधा बनने वाली इमारतों और पेड़ों को हटाने का अधिकार देते हैं। हालांकि इन नियमों का सख्ती से पालन और विमानों के रखरखाव प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नागरिक उड्डयन से जुड़ी स्थायी समिति की 375वीं रिपोर्ट के मुताबिक देश में उड़ानों की संख्या तो तेजी से बढ़ रही है, इसके मुकाबले सुरक्षा और निगरानी तंत्र बेहद कमजोर है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में उड्डयन क्षेत्र में कई पद खाली है। ये रिपोर्ट में जिन बातों का उल्लेख किया गया है वह निश्चित ही चिंता की बात है। उम्मीद है कि विमानन कंपनियां और सरकार भविष्य के लिए इस हादसे से सबक लेंगे। इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि 1 जून से 8 दिन पहले यानी कि 24 मई को केरल पहुंचा, जो 2009 के बाद समय से इतने दिन पहले पहुंचा है। मैडेन जूलियन ऑसिलेशन, मजबूत क्रॉस इक्वेटोरियल प्रवाह और सोमाली जेट जैसे अनुकूल वायुमंडलीय और समुद्री स्थितियों ने इस शीघ्र आमाद में योगदान दिया। केरल से शुरू होकर मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा देश के विभिन्न हिस्सों में फैलती है। मानसून जून के मध्य तक यह राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है। हालांकि यूपी में मानसून ने 5 दिन देरी से दस्तक दी। दिल्ली में इसके 22 जून तक पहुंचने की संभावना है। इस बीच राजस्थान में मानसून ने जोर पकड़ लिया है। तापमान में गिरावट होने से लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं से जनजीवन भी प्रभावित हुआ। शुक्रवार दिन में राज्य में कई जगह हल्की से भारी बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश के कारण शुक्रवार को कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई। स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के कुछ इलाकों में यानी कि 22, 23, 25 और 26 जून को अत्यधिक भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भूस्खलन के कारण धर्मशाला चतरो गगल मार्ग पर यातायात बाधित हो गया। झारखंड में भारी बारिश के कारण 2 स्कूली बच्चों और 10 वर्षीय एक लड़की समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई झीलों में बुनियादी ढांचे को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जमशेदपुर में पिछले 2 दिन से मूसलाधार बारिश के कारण खरकई और स्वर्ण रेखा के उफान पर होने के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। अब खबरें संक्षेप में। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने किया सबसे ज्यादा, करीब 1494 करोड़ रुपए खर्च। कांग्रेस ने 620 करोड़ किए खर्च। एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा। उत्तर प्रदेश में मथुरा में कॉरिडोर निर्माण के विरोध में महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा खून से खत। मथुरा में प्रस्तावित कॉरिडोर के निर्माण का हो रहा है। एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन के खिलाफ लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट ने 1000 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया। ट्रस्टी प्रशांत मेहता के खिलाफ झूठे बयान देने का आरोप। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से भड़का ईरान, पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। लोकसभा में राहुल गांधी का आरएसएस और भाजपा पर निशाना का, वह नहीं चाहते कि गरीब बच्चा अंग्रेजी सीखे। इति वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।